क्या विदेश में हो रहे जुल्म के खिलाफ बोलना कम देशभक्त होना है? क्या महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन करके या फिलिस्तीन का समर्थन करके देशभक्ति की कसौटी से उतर गए थे? और क्या यह जरूरी है कि विदेश नीति के मसले पर देश का हर व्यक्ति सरकार के साथ ही खड़ा दिखे? क्या अलग राय रखना अपराध है? नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। डॉक्टर पंकज स्पीक्स में आपका स्वागत। फर्ज कीजिए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकार के लिए संघर्ष करते हुए अदालत पहुंचे और अदालत में जो जज साहब हों वो कहें कि आंदोलन करना हो तो भारत जाओ, यहां कम समस्याएं नहीं हैं, वहां अपनी समस्या देखो, यहां क्यों आंदोलन कर रहे हो? आप अगर इतिहास में किसी ऐसे जज के बारे में पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? अच्छा, फर्ज कीजिए कि भगत सिंह जब अदालती कार्रवाई के दौरान रूस के महान क्रांतिकारी लेनिन के जन्मदिन की बधाई भेजने के लिए जज साहब से आग्रह करते और जज कहते कि तुम्हें भारत में कोई नहीं मिला जिसे बधाई दो, लेनिन से तुम्हें क्या लेना देना, तो उस जज के बारे में आप क्या कहते? दोस्तों, ये सारे सवाल उपजे हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले से जो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हाल गजा का जान लीजिए। वहां इजरायली हमले में 55,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, जिनमें 17,000 बच्चे शामिल हैं। नाकेबंदी के कारण भोजन और दवा की बेहद कमी है। लोग रोटी के एक टुकड़े के लिए तड़प रहे हैं, दवाएं नहीं मिल रही हैं, शहर मलबों में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन इजरायल जैसे पूरे फिलिस्तीन से अरबों का नाम निशान मिटा देना चाहता है। जाहिर है दुनिया के हर संवेदनशील व्यक्ति का हृदय गाजा के लिए रो रहा है। दुनिया के तमाम देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं, यहां तक कि यहूदी भी इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह मनुष्यता की परंपरा है जो दुनिया के किसी कोने में दी जा रही पीड़ा पर चीत्कार उठती है। भारत में भी यही परंपरा थी, लेकिन लगता है कि वो भारत कहीं खो गया है। 25 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया कि हम सबको डरना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम की एक याचिका खारिज कर दी। सीपीआईएम ने मुंबई के आजाद मैदान में गाजा में हो रहे नरसंहार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने कहा, भारत में बाढ़, प्रदूषण और कचरे जैसे मुद्दे हैं, आप गाजा की बात करते हैं, पहले अपने देश की ओर देखिए, देशभक्त बनिए। कोर्ट के तर्क थे कि विदेश नीति सरकार का मामला है और प्रदर्शन से भारत की नीति प्रभावित हो सकती है, प्रदर्शन से कानून व्यवस्था की समस्या हो सकती है। बॉम्बे हाईकोर्ट के इस रुख ने हैरान कर दिया। यह अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार पर सवाल उठाना है। उम्मीद तो यह की जाती है कि अदालतें इस अधिकार की रक्षा करेंगी, लेकिन माननीय न्यायाधीशों की नीयत पर कोई सवाल ना उठाते हुए यह कहना पड़ेगा कि इस फैसले का असर बहुत बुरा हो सकता है। इस फैसले का फायदा उठाकर सरकारें हर प्रदर्शन को रोक सकती हैं। सीपीआईएम ने इसे संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया है। संविधान का अनुच्छेद 19 हमें अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा का हक देता है। बहरहाल, इसमें सबसे अजीब तर्क जो कोर्ट का है वो ये है कि विदेशी मुद्दों पर बोलना देशभक्ति नहीं है। ये भारत के महान इतिहास से मुंह मोड़ना है। उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे लंबे संघर्ष से मुंह मोड़ना है। अब चलिए बात फिलिस्तीन की ही कर लेते हैं। गांधी जी का रुख पता है आपको। 26 नवंबर 1938 को हरिजन में, यानी जो एक अखबार था गांधी जी का, उसमें एक लेख लिखा गांधी जी ने और उसमें साफ कहा कि फिलिस्तीन अरबों का है, जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों का और फ्रांस फ्रांसीसियों का। याद रखिए 1938, ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के 4 साल पहले की बात। आप समझ सकते हैं कि देश में उस समय क्या माहौल था। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि भारत की आजादी से मतलब रखिए, फिलिस्तीन की बात क्यों करते हैं आप। लेकिन उन झंझावाती दिनों में भी गांधी
विश्व दृष्टि छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने ज़ायनिस्ट आंदोलन और फिलिस्तीन में यहूदी राज्य की स्थापना का विरोध किया। इसे अरबों के खिलाफ अन्याय माना। हालांकि वे यहूदियों के प्रति पूरी सहानुभूति रखते थे और मानते थे कि हिटलर ने उनके साथ बहुत गलत काम किया, बहुत जुल्म किया। यही नहीं, 1936 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने परराष्ट्र विभाग बनाया, एक तरह से विदेश मंत्रालय। अब कोई कह सकता था कि देश की आजादी अभी हुई नहीं और आप चले हैं परराष्ट्र मंत्रालय बनाने, लेकिन उस परराष्ट्र मंत्रालय से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जुड़े थे, तमाम लोग जुड़े थे, और जो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है इससे भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन को जोड़ रहे थे। इस परराष्ट्र विभाग ने फिलिस्तीन के अरबों के अधिकार का समर्थन किया और 1938 में ही कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के जो बाल्फोर डिक्लेरेशन है उसकी आलोचना की, जिसके तहत बाद में इजराइल बनाया। स्वतंत्र भारत की भी नीति यही रही। पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत ने 1947 में संयुक्त राष्ट्र में जो फिलिस्तीन विभाजन का प्रस्ताव आया था उसका विरोध किया। फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान करने वाला गैर अरब देश अकेला भारत था। 1974 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ को मान्यता देने वाला भी भारत था। गांधी और नेहरू ने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद और फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई, भारत की वैश्विक एकजुटता की परंपरा को आगे बढ़ाया। तो क्या वो देशभक्त नहीं थे मिलॉर्ड? गाजा पर बोलना स्थानीय मुद्दों की अवहेलना नहीं बल्कि मानवता के पक्ष में आवाज बुलंद करना। महात्मा गांधी ने ही कहा था, सत्य की कोई सीमा नहीं होती। यानी जिस तरह से पंछी, नदियां, पवन के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके, वैसे ही सत्य भी होता है, उसकी भी कोई सरहद नहीं होती। इसलिए यह कहना कि देशभक्ति का मतलब अपने देश के अंदर की ही बात करना है, मिलॉर्ड, ठीक टिप्पणी नहीं है। मिलॉर्ड को इस पर विचार करना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले से यह भी सवाल उठता है कि क्या विदेश नीति पर सबकी सहमति जरूरी है? संविधान में तो कोई ऐसा नियम नहीं है कि सभी पार्टियां सरकार की विदेश नीति से सहमत ही हों। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था, नागरिकों को नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन का हक। कोर्ट का देशभक्ति का तर्क संवैधानिक स्वतंत्रता को कमजोर करता है। इजराइल का ही मसला लीजिए। भारत ने औपचारिक रूप से इजराइल के साथ संबंध 1992 में स्थापित किए। भारत सरकार मानती थी कि इजराइल फिलिस्तीन पर अन्याय कर रहा है, लेकिन भारत की कुछ पार्टियां उसके समर्थन में थी। जनसंघ और आरएसएस ने इजराइल को हिंदुत्व के मॉडल के रूप में देखा। 1950 के दशक में जब भारत ने इजराइल को मान्यता नहीं दी थी, तब भी जनसंघ इसके पक्ष में था। 1980 में बीजेपी की स्थापना के बाद भी यही नीति चलती रही। क्या इसके लिए जनसंघ या बीजेपी को कभी देशद्रोही कहा गया? कभी नहीं। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। आश्चर्यजनक है कि जब दुनिया में गाजा में ढाए जा रहे जुल्म के खिलाफ लोग बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत में इस मुद्दे पर प्रदर्शन करने से सरकार ही नहीं, अदालतें भी रोक रही हैं। इस बीच अच्छी खबर यह है कि विपक्ष की नेता सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर बहुत ही कड़ा स्टैंड लिया है। उन्होंने एक लेख लिखा है अखबार में, जिसमें गाजा में इजराइल की कार्रवाई को नरसंहार बताया है और मोदी सरकार की चुप्पी को नैतिक कायरता करार दिया है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि मानवीय संकट है वहां पर। 55,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, 17,000 बच्चे हैं। कुछ तो सोचिए। नाकेबंदी के कारण भोजन और दवा नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने इसे वैश्विक विफलता कहा है कि संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेशों को इजराइल ने नजरअंदाज किया है। उन्होंने याद दिलाया है कि भारत ने 1974 में पीएलओ और 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता दी। सोनिया गांधी ने भारत से 2 राज्य समाधान के लिए आवाज उठाने की मांग की, यानी इजराइल भी हो और फिलिस्तीन भी। दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, फ्रांस और यूके जैसे देशों ने इजराइल के खिलाफ कदम उठाए हैं, ये याद दिलाया है सोनिया गांधी। और यह भी कि भारत ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में फिलिस्तीन को किस तरह से समर्थन दिया। दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बता रहा है कि भारत का लोकतंत्र वाकई खतरे में है।
आजादी के बाद हासिल किए गए नागरिक अधिकारों को हम इतनी आसानी से गंवा देंगे? सोनिया गांधी का लेख सवाल उठा रहा है, पर हमें भी तो कुछ पूछना चाहिए खुद से, अपनी अंतरात्मा से। क्या भारत अपनी वैश्विक नैतिकता की परंपरा को भूल जाएगा? गाजा में मासूमों की मौत पर चुप्पी देशभक्ति नहीं, मानवता की अनदेखी है। अफसोस कि हाईकोर्ट जैसी ऊंची अदालतें हमें बता रही हैं कि मानवता की अनदेखी करके देशभक्त रहा जा सकता है, जबकि ऐसा करके हम मनुष्य भी नहीं रह सकते। आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए इजाजत, और डॉक्टर पंकज स्पीक्स के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारा हौसला बढ़ाता है। नमस्कार।